हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है ऑप सेंटर में। हमारे लास्ट 2 वीडियोज़ में आपने देखा, पहला वीडियो था ऑपरेशन सिंदूर पे और दूसरा वीडियो टैरिफ वॉर पे। पार्थ ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस पूरे वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ को लेके गरमा-गरमी चल रही है। अभी इस वीडियो में हम समझेंगे उस टॉपिक के बारे में जिस पे सबकी नज़र है और जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है और वो है नेपाल में जेन ज़ी प्रोटेस्ट्स। इसके विजुअल्स, इसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ अभी आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे देख ही रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है पहले थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेके प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ और वो प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोग घ घायल हो गए और जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, केपी शर्मा ओली, उनको रेज़िग्नेशन देना पड़ा और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है एक गवर्नमेंट के एक डिसीज़न से जिसमें उन्होंने डिसाइड करा कि हम 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप इनको बैन कर देंगे। अब लोगों को लग रहा है कि सिर्फ़ ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को बैन करा इसलिए नेपाल की जनता भड़क गई, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ और मेन रीज़न्स थे जिनमें जो सबसे पहला रीज़न था वो ये था कि नेपाल का जो यूथ है, जो युवा है, वो इस चीज़ से परेशान हो गया है कि देश में करप्शन बहुत है। पॉलिटिकल लीडर्स वो हैं जो सारी लग्ज़री एन्जॉय कर रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब और आम आदमी जो मिडल मैन है उसके पास तो तक तो कुछ पहुँच ही नहीं रहा है। जॉब्स भी नहीं है। इसी वजह से लोग नेपाल का जो यूथ है वो नेपाल को छोड़-छोड़ के अब्रॉड जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, जॉब के लिए। लेकिन जो लास्ट नेल इन द कॉफ़िन थी ना, वो था ये 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को बैन करना। अब इसका ऑफ़िशियल रीज़न जो गवर्नमेंट ने दिया वो ये था कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स को हमने एक डेडलाइन दी थी कि इस डेट तक आप नेपाल की जो नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो नई पॉलिसीज़ हैं, उनको एक्सेप्ट करें और उन पे कोई बात नहीं की गई, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो 4 सितंबर से नेपाल की गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे बैन लगा दिया। पब्लिक ने इस चीज़ को इस तरह से देखा कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक किया गया है, उनकी आवाज़ को दबाया गया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे इन सारे मुद्दों को उठा रहे थे। तो उनको भी बैन कर दिया गया और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए और वो सोशल मीडिया छोड़कर सड़कों पर उतर आए। इन सब के बीच एक सस्पिशियस डिटेल जो निकल के सामने आई वो ये थी कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि जो मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब बैन कर दिए गए। लेकिन चाइनीज़ ओन्ड टिकटॉक उसको बैन नहीं किया गया और इस वजह से लोगों का ये भी सोचना है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है, वो चाइना के कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ जा रही है और हालाँकि ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट थी, वो थोड़ी ज़्यादा प्रो चाइना है, वो ज़्यादा चाइनीज़ आइडियोलॉजी से रेज़ोनेट करते हैं, तो ये बात तो सबको ही पता है। इन सब के बीच में एक नाम निकल के सामने आया, वो था बलेंद्र शाह। बलेंद्र शाह का इस पूरे सिनेरियो का क्या रोल है? भाई बलेंद्र शाह वहाँ के एक बहुत पॉपुलर मेयर हैं काठमांडू के और इस पूरे मूवमेंट के की फिगर बन चुके हैं। ये एक रैपर थे, जो पॉलिटिशियन बन गए। यूथ इनको बहुत पसंद करता है और यूथ इनको अपनी आवाज़ मानता है। इनका भी पूरा सपोर्ट है यूथ को और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी इन ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को और प्रोटेस्टर्स का भी पूरा सपोर्ट है इनको। अब हम बात करते हैं थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा बन गया। सबसे पहली बात जो आती है निकल के वो है नेपो कैट्स कैंपेन। एक वायरल वीडियो टिकटॉक पे एक वीडियो जो था वो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें सयूज पाराजुली जो कि बेटे हैं नेपाली सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के गोपाल पाराजुली के, वो एक्सपेंसिव कार्स और फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाके वीडियोज़ रील्स वगैरह बना के डालना। अब जब एक चीफ जस्टिस की सैलरी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो आम आदमी के दिमाग में तो ये ख़्याल आएगा ना, उसके दिमाग में तो ये क्वेश्चन आएगा ना कि इतने पैसों में इतना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड करना, ये इसमें कुछ तो सस्पिशियस चीज़ है ना, तो इस पे सवाल उठेंगे और वो सवाल उठे। दूसरी बात है भाई इकोनॉमिक डिस्पेयर, जो नेपाल का 20% से ज़्यादा का जो यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड है और जैसे हमने अभी डिस्कस अभी इस बारे में चर्चा करी कि बहुत से जो यंग बच्चे हैं, जो यूथ है, वो नेपाल छोड़ के अब्रॉड जा रहा है क्योंकि नेपाल में जॉब्स है ही नहीं, जॉब की कमी है। करप्शन इतना ज़्यादा फैल गया है, भाई कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई प रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल क्लास जो गवर्नमेंट चला रही है, वो खुद के बेनिफिट के लिए चला रही है, लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं। प्रोटेस्टर्स का सिर्फ ये कहना है कि वी वांट आवर कंट्री बैक, हमें हमारा नेपाल वापस कर दो, पुराना नेपाल। अब देखते हैं जो वॉयलेंस इतना ज़्यादा भड़क गया और इतनी भयानक शक्ल ले ली जिस वॉयलेंस ने, उस पे थोड़ी नज़र डालते हैं। इन जो वॉयलेंस था,
ये जो प्रोटेस्ट था, ये पहले पीसफुली स्टार्ट हुआ, जिसमें इस तरह के स्लोगन्स उठाए गए कि स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, हमारी आवाज़ को मत दबाओ। बात तब बिगड़ी जब पुलिस ने इन रैलीज़ पे क्रैकडाउन करा और वहाँ पे जो झड़प थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पुलिस ने टियर गैस, पैलेट गन्स ये सब फायर करी और कई जगह पे लाइव एम्युनिशंस भी फायर किए गए, जिसमें काफ़ी प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनकी जान चली गई। और इसी चीज़ ने पूरे प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा भड़का दिया, स्पेशली प्रोटेस्टर्स को ज़्यादा भड़का दिया। और इसके बाद जो देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि उन्होंने टारगेट करा पॉलिटिशियंस को, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को और उन तमाम चीज़ों को जिनका देश के जो थोड़ा-सा कहीं न कहीं गवर्नमेंट से लिंक है, जैसे पार्लियामेंट हो गई, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग्स हो गई, इन सब चीज़ों को भी उन्होंने टारगेट करना चालू कर दिया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कर्फ्यू तो था, आर्मी भी भेजी गई, लेकिन जो विजुअल्स हमने देखे और जो हालात हमने देखे, उससे एक चीज़ तो समझ में आई कि आर्मी और जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ थी, वो इस कर्फ्यू को, इस प्रोटेस्ट को कंटेन नहीं कर पाई और वो प्रोटेस्ट अपने हाथों से निकल गया। अब फैटेलिटीज़ की बात करें तो कुल 23 लोगों की अभी तक मौत की खबर आई है, जिसमें 19 प्रोटेस्टर्स हैं, 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो सबसे भयानक चीज़ जो निकल के सामने आई, जिसके विजुअल्स सबने देखे, वो थे फॉर्मर पीएम झालानाथ खानाल की जो वाइफ थी, उनको ज़िंदा जला दिया गया, उन्हीं के रेसिडेंस पे, व्हिच वाज़ वेरी सैड। मतलब वो विजुअल्स तो कोई भूल नहीं सकता। इंजरीज़ की बात करी जाए तो 350 के ऊपर फिगर आए हैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल कहना है 420 के आसपास का। और मंडे को ही कम से कम 250 इंजरीज़ जो हुई थी, वो मंडे वाले प्रोटेस्ट में ही हो गई थी। की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की और बिल्डिंग्स की बात करें तो पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस, प्रेसिडेंशियल पैलेस, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, ये सारी तमाम सुप्रीम कोर्ट, ये सारी जो बिल्डिंग है, कांतिपुर मीडिया का पब्लिकेशन, इन सभी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, जला दिया गया है। और जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उनमें निकल के आते हैं नाम, जैसे प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल और फॉर्मर पीएम जो थे शेर बहादुर देबुआ और उनकी वाइफ, फॉरेन मिनिस्टर आरज़ू राणा देबुआ और फाइनेंस मिनिस्टर। इनके तो विजुअल्स हमने देखे कि कैसे इनको सड़कों पे, मतलब प्रोटेस्टर्स ने दौड़ा-दौड़ा कर मारा है और बहुत ज़ख्मी करा है। प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं? क्या माँग है उनकी? सबसे पहली माँग तो ये है कि आप सोशल मीडिया पे जो भी बैन है उसको उठाओ। दूसरा, अगर ये सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया बैन की जो बात है, इसको आप मान भी लेते हो कि इसको अपलिफ्ट कर दिया इस बैन को, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि एक अच्छा पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आए, जिसमें ये करप्शन, लैक ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए और एक सिटीज़न सेंट्रिक सिस्टम बनाया जाए, जो सिटीज़न्स के लिए काम करे, ना कि पॉलिटिशियंस और ये बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए। बहुत बहुत से लोगों ने इस चीज़ को ये भी बोला कि ये इस प्रोटेस्ट को मोनार्की से भी इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी। हमने मार्च 2025 में एक सिमिलर प्रोटेस्ट देखा नेपाल में, जिसमें वो बात कर रहे थे हिंदू राष्ट्र की, कि नेपाल को वापस से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब इन 2 प्रोटेस्ट के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड ये है कि जो मोनार्की सपोर्टर्स हैं और जो जेन ज़ी सपोर्टर्स हैं, जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स हैं, ये दोनों करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट से खुश नहीं है और ये चाहते हैं कि नए रिफॉर्म्स आएँ, इस गवर्नमेंट को हटाया जाए। अब इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी हैं, कुछ का कहना है कि ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ़ एक फ़ेज़ बनाया गया है, क्योंकि असल मुद्दा अभी भी वही है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो इसकी आड़ में उस चीज़ के लिए भी काम किया जा रहा है। बहुत से लोग इसे टूल किट कह रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कुछ फ़ॉरेन पावर्स का भी हाथ है, नेपाल को इस तरह से डिस्टेबलाइज़ करने में। क्योंकि जो जेनज़ीज़, जो प्रोटेस्टर्स की रियलिटी है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ़ करप्शन मूवमेंट जो है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि हमको एंटी करप्शन, हमारा मुद्दा एंटी करप्शन मूवमेंट को लेके है। हम ये मोनार्क वाली जो चीज़ है, हिंदू राष्ट्र वाली चीज़ है, इसको रिजेक्ट करते हैं। ये जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स का कहना है। अब हम बात करते हैं थ्योरीज़ ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस की। ये बात, अगर कोई थोड़ा एस्पियोनाज या इंटेलिजेंस वाली फ़ील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, तो वो ये बात जानता है कि नेपाल गढ़ है दुनिया भर की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनका। चाहे वो सीआई हो, मोसाद हो, रॉ हो, आईएसआई हो, एमआई6 हो, सबके एजेंट्स, सबके बंदे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। इवन आईएसआई नेपाल और इंडिया की जो पोरस बॉर्डर है, उसका इस्तेमाल करता है टेररिस्ट को इंडियन बॉर्डर्स में पुश करने के लिए। रिसेंट केस की अगर हम बात करें तो दिल्ली से एक बंदा पकड़ा गया था, जो आईएसआई को इंडियन सिम कार्ड्स भेज रहा था और वो नेपाली था वो बंदा। अभी तक इन चीज़ों पे कोई ऑफ़िशियल टिप्पणी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे कोई सबूत निकल के सामने बाहर नहीं आए हैं। लेकिन ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है इस चीज़ को लेके कि फॉरेन पावर्स, लोग जैसे यूएसए का नाम ले रहे हैं, डीप स्टेट का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें करवाया है नेपाल को, नेपाल में अनरेस्ट फैलाने के लिए। क्योंकि नेपाल का जो इन्फ्लुएंस था वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था।
अब हम इस पूरे सिनेरियो की आउटलुक की बात करें तो 2 आउटलुक निकल के सामने आते हैं। एक तो पॉजिटिव आउटलुक है कि चलो भाई, आज का युवा कम से कम जागा हुआ है, उसको अपने राइट्स के बारे में पता है, उसको अपने अधिकार के बारे में पता है। वो समझता है कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, क्या चीज़ उसको चाहिए है। लेकिन अगर हम नेगेटिव आउटलुक की बात करें, तो इन प्रोटेस्ट से जो नुकसान सॉरी, इन प्रोटेस्ट से जो नुकसान हुआ है, लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो जैसे अब लोग तो वापस नहीं आ पाएँगे जो जिनकी डेथ हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वापस से बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है। और इस पूरे इंसिडेंट ने नेपाल को कुछ साल तो पीछे फेंक दिया है क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें फिर से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर से एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अब जो हम नया सिस्टम बना रहे हैं, जो नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो आपके लिए सही है। अगर हम थोड़ी-सी हिस्ट्री की बात करें नेपाल की, तो नेपाल में इंस्टेबिलिटी हमेशा से रही है। 1959 से लेकर अभी तक 43 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं इन लास्ट 66 ईयर्स। तो ये नंबर्स भी यही चीज़ बताते हैं कि नेपाल में जो इंस्टेबिलिटी रही है गवर्नमेंट्स की, वो भी एक रीज़न रहा है कि नेपाल में अभी इतना अनरेस्ट है और एक बहुत बड़ा खित्ता है जो मोनार्की की भी बात कर रहा है। तो ये पूरी चीज़ ये तो दिखाती है कि प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री जो रही नेपाल में, जो गवर्नमेंट की जो हिस्ट्री रही है, वो उतनी अच्छी नहीं रही है, उतनी स्टेबल नहीं रही है। अब आगे ये सारे सिनेरियोज़, ये सारी चीज़ें किस करवट जाती हैं, ये हमें समय बताएगा। हमें रुकना है और अब रुक के ही देख पाएँगे हम कि क्या इसके इफ़ेक्ट कुछ इंडिया में भी होते हैं। हालाँकि इंडिया ने अपनी सारी बॉर्डर्स को सिक्योर कर लिया, जो नेपाल के पास जितनी भी है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ वहाँ पे हाई अलर्ट पर हैं। अब देखते हैं ये सारा सिनेरियो है, ये किस तरफ जाता है। नेपाल में एक दूसरी गवर्नमेंट आके सारी चीज़ें सँभालेगी और क्या वो नेपाल को और बेहतर कंडीशंस की तरफ ले जा पाएँगी और जो यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर पाएगी। मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देख रहे थे ऑफ सेंटर और इस तरह की वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।